जय हिंद। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9 में 3 एक्सरसाइज को बनाने जा रहे हैं। वो आपका एक्सरसाइज है 10.1 और 10.2 और 10.3। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग क्लास 9 में सर्कल को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से सर्कल में 5 थ्योरम्स को पढ़ चुके हैं और उसके बेसिक जानकारियां हम लोग ले चुके हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 को। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते होंगे कि आपका यह क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है एक्सरसाइज 10.1 में, तो 10.1 में पहला क्वेश्चन दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो खाली जगहों को भरें। तो खाली जगहों को भरने के लिए क्वेश्चन है आपका कि द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल का जो सेंटर होता है वह सर्कल में कहाँ लाइज करता है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी सर्कल अगर है तो सर्कल के इंटीरियर में ही यह पॉइंट हमारा लाइज करता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा इंटीरियर, है ना। क्या हो जाएगा? पहले का आंसर इंटीरियर हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। कहने का मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। तो हम जान रहे हैं कि यह जो है आपका रेडियस होता है, और एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है आपका, कह रहा है कि इसके रेडियस से बड़ा है, यानी कि s जो है ग्रेटर देन r है। तो बताइए इस पॉइंट का पोजीशन कहाँ चला गया? तो ये पॉइंट जो है सर्कल से आपका बाहर चला गया। इसीलिए दूसरे में हम लोग क्या भर देंगे? एक्सटीरियर भर देंगे, एक्सटीरियर भर देंगे। क्लियर है? तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। कहता है कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है सर्कल का, जैसा कि पहले वीडियो में ही हमने बताया था यह आप लोगों को, कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वह डायमीटर होता है सर्कल का। तो इसमें हमारा क्या भर जाएगा? डायमीटर, यानी कि तीसरा नंबर में हम भर देंगे डायमीटर, है ना। और यह चौथा नंबर अब देखते हैं हम लोग। चौथे नंबर में कहता है कि एन आर्क इज ए डैश। एक आर्क जो होता है डैश होता है व्हेन इट इंड्स आर द इंड्स ऑफ द डायमीटर। कहने का मतलब कि एक आर्क ऐसे ड्रॉ किया गया और संयोग से यह जिस सर्कल का यह आर्क है, और यह आर्क जो है आपके डायमीटर के इंड पॉइंट पर ख़त्म होता है। कहाँ ख़त्म होता है भाई? इंड पॉइंट पे ख़त्म होता है। तो ये क्या हो गया आपका? सेमी सर्कल हो गया। क्या हो गया? सेमी सर्कल। तो यहाँ पर हम लोग चौथे में क्या भर देंगे? यह सेमी सर्कल भर देंगे। अब पांचवा वाला में देखते हैं। कहता है कि सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो याद कीजिए सेगमेंट, है ना। ये जो है किसी सर्कल का सेगमेंट क्या होता है? तो कोई भी सर्कल अगर हम ड्रॉ किए तो सर्कल का सेगमेंट में आपको डेफिनेशन बताए होंगे, आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है वही हमारा सेगमेंट होता है, वही हमारा सेगमेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या भर देंगे? आर्क तो दिया हुआ है ये है, और इसमें कॉर्ड यानी कि द कॉर्ड, है ना। इसमें क्या भर देंगे हम लोग? द कॉर्ड भर देंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है क्या कि ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन। एक सर्कल जो है किसी प्लेन को डिवाइड करता है ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट। तो याद कीजिए हम बताए थे ना कि सरमाज रीजन, है ना, गुप्ताज रीजन।
तो यह जो सर्कल हम ड्रॉ किए हुए हैं, एक ठो तो इंटीरियर पार्ट हो गया, एक ठो तो एक्सटीरियर पार्ट हो गया, और एक सर्कल खुद हो गया, यानी बाउंड्री हो गया। कहने का मतलब कि यह कोई भी सर्कल किसी प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, 1 2 3। पहला इंटीरियर, दूसरा सर्कल हो गया, तीसरा आपका एक्सटीरियर। तो इसमें भर जाएगा 6 नंबर में हमारा 3 भर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आप अपने आंसर रीजन भी देना है आपके आंसर का। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स के लिए कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को मिलाता हो। तो थोड़ा सा ये नहीं समझ में आता है ना, तो फिगर बना के सोचिए कि यह सर्कल में सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होता है भाई, क्या होता है, वो रेडियस होता है। तो यही बात ये बोल रहा है। तो पूछ रहा है कि ये सही है कि गलत है। तो क्या कह देंगे हम लोग, सही है। तो पहला नंबर क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। दूसरा नंबर में देखिए कह रहा है क्या कि ए सर्कल इज द ओनली फिनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। एक सर्कल में फिनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होते हैं। अरे कॉर्ड तो हम लोग कितने न खींच सकते हैं। ये देखिए मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, तो 3 सेंटीमीटर का कॉर्ड जो है हम कितना सारा खींच सकते हैं। देखिए ऐसे भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सब 3 सेंटीमीटर का है कि नहीं, सब 3 सेंटीमीटर का है। तो ये इसमें जो है बहुत सारे कॉर्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं 3 सेंटीमीटर लेंथ वाले के लिए। तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये कह रहा था कि फिनाइट नंबर हम खींच सकते हैं, 2-4 को खींच सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अब तीसरा नंबर में ट्रू फॉल्स में क्या कह रहा है कि इफ द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज द मेजर आर्क। अब यहाँ पर एक सर्कल है, इसको 3 इक्वल आर्क में हम डिवाइड कर दिए। एक आर्क हो गया आपका ये 1 नंबर, दूसरा आर्क हो गया आपका 2 ये नंबर, और तीसरा आर्क हो गया आपका 3 नंबर। तो कहता है कि सब जो है मेजर आर्क होगा। तो ये गलत है। क्यों कि हम लोग सर्कल में जो है, सर्कल में ध्यान दीजिए कि एक आर्क अगर लिए हम, अगर वह माइनर है तो दूसरा जो है मेजर होगा। दूसरा क्या होगा, मेजर होगा। क्लियर है। तो यहां पर भले सबका जो एंगल है हमारा 120 से बड़ा है, 120 है, सॉरी 120 है, 90 से सब बड़ा है, लेकिन यह जो है आपका 180 से बड़ा कोई नहीं है। तो इस हिसाब से भी यह जो है आपका मेजर एक्सिस नहीं होता है। इसीलिए यह आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक ना। इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर में कहता है क्या कि इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, सॉरी ठीक, तीसरा नंबर हो गया हमारा। चौथा नंबर अब हम लोग देखेंगे कि एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्गर एज इट्स रेडियस, इट इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो सही बात है कि एक ऐसा कॉर्ड जो कि इसके रेडियस से 2 गुना हो, तो वह निश्चित रूप से क्या होगा, हमारा डायमीटर ही होगा। तो यह ट्रू हो जाएगा। इसके बाद 5वां नंबर कहता है कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। तो सेक्टर जो होता है ना, ये देख लीजिए, सेक्टर जब भी बनता है हमारा, तो ये सेक्टर होता है, ये रेडियस और यह आर्क के बीच में बाउंडेड रहता है। क्लियर है। और ये कह रहा है कि हमारा जो सेक्टर हम बना रहे हैं, यह कॉर्ड और आर्क के बीच है। तो निश्चित रूप से 5 नंबर जो हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। ये कह रहा है कि ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। तो सर्कल आपका प्लेन फिगर होता है। तो निश्चित रूप से सर्कल आपका क्या होता है, प्लेन फिगर होता है। प्लेन पर ही हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यह
ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यह जो एक्सरसाइज है ना, यह जो एक्सरसाइज आपका 10.1 है यह समाप्त होता है। अब हम लोग इसी कड़ी में, इसी वीडियो के साथ एक्सरसाइज 10.2 का भी आंसर देखेंगे। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का पहला नंबर का क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं कैमरा ठीक कर लूं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में जो है यह दिया गया है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। दो सर्कल जो होते हैं ना आपका कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उसको यह आपको याद करने के लिए कह रहा है। तो सही बात है, यहाँ पर देखिए कि ये दो सर्कल है, ये दो सर्कल है ना। ज्योमेट्रिकल फिगर जब दोनों एक ही तरह का हो, है ना, ज्योमेट्रिकल फिगर जैसे इसका भी रेडियस r है और इसका रेडियस s है और यह r s के बराबर है, तो अगर रेडियस दो सर्कल का इक्वल हो जाए तो यह दोनों सर्कल जो है ना कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसा होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। एक चीज बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि यदि यह 4 जो है 4, ये दोनों तो एक ही चीज है, दोनों का मान तो सेम है, ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? बराबर बोलते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ भी दोनों का शेप एंड साइज एक है, तो इसको बराबर क्यों नहीं बोलते हैं? तो बराबर यहाँ नहीं बोला जाता है क्योंकि यहाँ ज्योमेट्रिकल फिगर है और ये सब क्या है? आपका एल्जेब्रिक सिंबल है। एल्जेब्रिक सिंबल में हम लोग जो है बराबर कह सकते हैं, इक्वेशन में भी बराबर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ दोनों सर्कल तो एक ही तरह का है, तो बराबर नहीं बोलकर हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर इस दोनों का रेडियस बराबर होगा तो इसको अगर उठाकर इसके ऊपर रखें तो यह निश्चित रूप से इसको ओवरलैप करेगा। इसके एग्जाम्पल में देखिए, आप अपनी मम्मी के चूड़ी को देखिए, है ना, तो सभी चूड़ियों की जो आकृति होती है यानी कि रेडियस जो होता है वो सेम होता है। क्लियर है? आप क्या कहते हैं, दुनिया में किसी का भी साइकिल ले लीजिए, अगर जो साइकिल आपका 22 इंच वाला है, ठीक ना, 22 इंच वाला साइकिल है, तो सबके पहिए की जो साइज होगे, सबके पहिए का साइज सेम होगा। अब एक ही कंपनी का मोटरसाइकिल का जितना भी पहिया है ना, और कंपनी और मॉडल भी सेम है, तो सबका पहिया जो है कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक ना, वो बराबर नहीं कहलाएगा, है ना। हम लोग बराबर बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर ज्योमेट्रिकल शेप हो तो वहाँ हम लोग कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि ये थ्योरम जो कहता है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। देखिए इस तरह का प्रॉब्लम आपको ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं बताया और डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम दे दिया, तो स्वाभाविक है बच्चे को दिक्कत तो होगी ही। तो ऐसा सब प्रॉब्लम अगर RS अग्रवाल बनाते हैं तो पहले डिस्कस किए हुए रहता है उसमें। तो यहाँ कहता है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल का जो है इक्वल कॉर्ड्स है, इक्वल कॉर्ड्स है। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट सर्कल तभी होगा जब हम क्या करते हैं, दो सर्कल लेंगे, एक सर्कल ये ले लिए और एक सर्कल ये ले लिए, और ये सर्कल का रेडियस r और ये सर्कल का रेडियस s हो, लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मानेंगे लेट COR एंड CO' आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो गया। एंड PAB, AB यहां पे लिखिए, फुल स्टॉप कर दीजिए, AB एंड CDR क्या है भाई? AB जो है आपका इसका कॉर्ड है, पहले वाले सर्कल का कॉर्ड है, और यह जो CD है, CD यह दूसरे वाले सर्कल का कॉर्ड है। तो AB एंड CD आर कॉर्ड्स ऑफ सर्कल which is are of equal in length, लेंथ में जो है बराबर है। क्लियर है? चूंकि ये दे दिया है कि ये जो कॉर्ड है ना आपका इक्वल है। अब दोनों में हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, चूंकि इसका जो सेंटर माने हुए हैं O है और इसका सेंटर O डैश माने हुए हैं। क्लियर है?
तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख देंगे भाई, कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, दोनों के लिए कंस्ट्रक्शन करना है कि ज्वाइन ओ ए ओ बी, है ना, ओ डैश सी एंड ओ डैश डी, सबको ज्वाइन कर दिए। तो चलिए इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए और इसको मिला दिए। क्लियर है? अब इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि यह जो एंगल है और यह जो एंगल है ये दोनों आपका इक्वल है। तो यहाँ हमारा छूट गया है, यहाँ पर बीच में जो है ना हमको लिखना पड़ेगा, या नहीं तो ऐसे भी अब भी लिख सकते हैं कि टू प्रूव दैट, अब क्या हमको प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये दोनों जो है एंगल हमको बराबर प्रूफ करना है। तो अब इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी और कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, सी ओ डी को ले लेंगे। तो ए बी जो है सी डी के बराबर है। क्यों भाई बराबर है? क्योंकि यह आपका दिया गया है। क्लियर है? यह आपका दिया गया है। उसके बाद जो है ओ ए इक्वल टू इस ओ डैश सी के बराबर है, ओ डैश सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का ये रेडियाई है। उसके बाद ओ बी जो है यह ओ डैश डी के बराबर हो जाएगा। इसके भी साथ यही कंडीशन है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब ये तीनों लाइन इस तीनों लाइन के इक्वल हो गया, तो हो गया ये प्रूफ। ट्रायंगल ए ओ बी जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी का। किस रूल से? बाय एस 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 रूल से। किस रूल से? एस 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 रूल से। ये देखिए ट्रायंगल में आप लोग पढ़े होंगे, है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय क्या हो जाएगा, सी पी सी टी। सी पी सी टी से जो है यह आपका एंगल जो है सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, और अपने अपने सेंटर पर जो है यह इक्वल एंगल बनाएंगे। इसी तरह से प्रूफ हो जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहां पर देखिए, ये जो आपका एक्सरसाइज 10.2 में दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, हालांकि इसमें दो प्रॉब्लम है, तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये हुआ क्या कहते हैं, पहले नंबर क्वेश्चन का कन्वर्स हो गया। नहीं होता है कुछ कुछ लोग आदमी जो बात बनाने वाला होता है कि मैं खाना खाऊंगा, सीधा एक बार बोलता है, एक बार बोलता है कि खाना मैं खाऊंगा, उल्टा करके बोलता है। तो यही मैथमेटिक्स से वो आदत पकड़ लिया है। तो इसी का नाम मैथमेटिक्स में बड़े सम्मान से लिया जाता है कि ये है कन्वर्स ऑफ थ्योरम। क्या है? कन्वर्स ऑफ थ्योरम। और ये कन्वर्स ऑफ थ्योरम बहुत काम की चीज़ है। आप लोग क्लास 10 में जाइएगा ना, तो वहाँ पढ़िएगा पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस का कन्वर्स थ्योरम। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर कभी ना कभी इसको पूछ देता है, कभी इसको पूछ देता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंस इसका भी कम नहीं समझिएगा, है ना। तो यहाँ पर जो प्रूफ करने के लिए दिया गया है उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। कहता है कि प्रूफ दैट द कोऑर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ये जैसे बोला ना कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो दिमाग में आ जाना चाहिए दो गो गोल गोल गोला, दो गो सर्कल आ जाना चाहिए, दो गो पहिया आ जाना चाहिए दिमाग में। तो ये देखिए, ये आपका एक सर्कल ले लिए और ये आपका दूसरा सर्कल ले लिए, और यहाँ पर फट से हम बोल दिए भैया इसका रेडियस जो है, इसका सेंटर ओ है भैया, और इसका जो है सेंटर ओ डैश है, और इसका रेडियस आर है, और इसका रेडियस एस है। बस दो सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का जैसे नाम बोले वहाँ पे दो सर्कल ले लेना है। हालांकि दोनों को बड़ा छोटा नहीं बनाना है। यहाँ पर देखिए बड़ा छोटा बन गया है, तो थोड़ा सा एक प्रयास और करते हैं कि इसी के साइज का बन जाए। तो ये आपका देखिए तो बना, अब हाँ अब लगता है कुछ कुछ बन गया है ना, फिर भी थोड़ा सा बड़ा है ये, खैर कोई बात नहीं है। अब देखिए सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। अब दो गो जो कॉर्ड है, एक कॉर्ड आपका ए बी है और एक कॉर्ड जो है आपका सी डी है। ये दोनों क्या करता है, सेंटर पर इक्वल एंगल बनाता है। सेंटर पर जो है कैसा एंगल बनाता है, इक्वल एंगल बनाता है।
तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाता है, तो कहता है कि देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो ये जो कॉर्ड होंगे ना, ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल होंगे। उल्टा ही बात हुआ, उसमें क्या बोला था कि कॉर्ड्स आर इक्वल है तो सेंटर पर एंगल इक्वल बनाता है। यहां क्या बोल दिया कि सेंटर पर एंगल इक्वल बनाता है तो कॉर्ड्स आपका इक्वल होगा, है कि नहीं। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे जरूर, इसको छोड़ेंगे नहीं। COR एंड CO'S आर टू कन्ग्रुएंट सर्कल, दो कन्ग्रुएंट सर्कल है। और इसमें इन विच लिख देते हैं इसको, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये दोनों एंगल बराबर है। तो यहां पर प्रूव क्या करना है, तो यहां पर आपको प्रूव करना है कि यह AB जो कॉर्ड है यह CD कॉर्ड के बराबर होगा। तो इसमें चाहे तो कंस्ट्रक्शन लिखिए दीजिए तो और अच्छा बात है। तो कंस्ट्रक्शन हम लिख देते हैं कि हमने ज्वाइन कर दिया भाई OA को OB को O'C को O'D को हमने मिला दिया। देखिए मिला दिया है ना। मिलाने के बाद हम उसी तरह से इन ट्रेंगल AOB लेंगे एंड ट्रेंगल COD लेंगे, CO'D लेंगे। देखिएगा CO'D लिखना है, छोड़िएगा ना इसको डैश को। तो अब इसमें हम देख रहे हैं क्या कि यहां पर OA इक्वल टू OC तो लिख सकते हैं O'C, क्योंकि भाई यह जो है रेडियाई है ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल का रेडियाई है ये। वही चीज इसमें भी हो जाएगा, OB इक्वल टू O'D की रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो गया। उसके बाद एंगल AOB जो है एंगल CO'D के बराबर हो जाएगा, और इसमें कहेंगे कि यह दिया गया है आपका, क्लियर है। देयरफॉर ट्रेंगल AOB जो है यह कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल CO'D के बाय किस रूल से, बाय SAS रूल से, है ना। इस रूल से यह कन्ग्रुएंट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक साइड फिर एंगल फिर ये साइड, फिर एक साइड फिर ये एंगल फिर ये साइड, तो हो गया कन्ग्रुएंट। कन्ग्रुएंट जब प्रूव कर दिए तो बताइए CPCT से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू CD लिख सकते हैं बाय CPCT से। यही हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक्सरसाइज 10.2 के दोनों प्रॉब्लम को ठीक तरह से समझ गए होंगे। दोनों प्रॉब्लम में से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको पूछ देगा तो आप जो है ना खुश होकर जवाब देंगे, है ना, बड़ी खुश होकर जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखेंगे एक्सरसाइज 10.3 को देखेंगे। तो ये बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 को। एक्सरसाइज 10.3 यह बुक आपका हो गया NCERT का एक्सरसाइज 10.3, और ये क्लास हो गया 9। अगर बीच से कहीं देख रहे हैं तो ये भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, मतलब कि एक जोड़ा सर्कल आपको बनाना है कि ना, जैसे जोड़ा होता है, ठीक ना। तो हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, तो कितने इसमें कॉमन पॉइंट है ये पूछ रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने हैं। तो अब देखिए कि हम जो है ये पहला ये जो क्वेश्चन है कि दो सर्कल का क्या कहते हैं, ए पेयर लेना है। तो दो सर्कल जो है हम एक सर्कल ऐसे ले लिए और दूसरा सर्कल इसके अंदर ले लिए। तो देखिए तो इस दोनों में कुछ कॉमन है, तो नो कॉमन है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है, एक सर्कल को हम इस तरह से ले लिए और दूसरा सर्कल को इस तरह से ले लिए। ये दूसरा फिगर, ये पहला फिगर और ये आपका दूसरा फिगर। दूसरे फिगर में भी नो कॉमन है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तेरी का। अब तीसरा फिगर हम लोग लेते हैं।
तीसरा फिगर में हम क्या किए, एक सर्कल को ऐसे लिए और एक सर्कल को ऐसे ले लिए, ऐसे ले लिए। तो अब बताइए दोनों सर्कल में कितने कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ कॉमन पॉइंट में देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, कॉमन कहने का मतलब कि कितने जगह दोनों सर्कल का जो बाउंड्री सटा हुआ है। तो इसमें भी भाई बाउंड्री एक दूसरे से नहीं सटा हुआ है, इसमें भी नहीं है सटा हुआ, इसमें एक कॉमन पॉइंट है। कितना कॉमन पॉइंट है, 1 कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। क्लियर है। अब एक चौथा ऑप्शन जो हम लोग ले रहे हैं, ये एक सर्कल इस पे है और ये एक सर्कल इस तरह से है। तो अब यहां पर देखिए कि कितने कॉमन पॉइंट है, 2 पॉइंट पर यह कट रहे हैं, तो यानी कि 2 कॉमन पॉइंट इसका हो जाएगा। कितना पॉइंट हो जाएगा, 2 कॉमन पॉइंट हो जाएगा। तो यहां पर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं भाई। तो मैक्सिमम हम कहेंगे कि 2 हो सकते हैं सर। अब पूछेगा कि मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम सर 0 हो सकते हैं, नो कॉमन पॉइंट भी हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर है। दूसरा पे चलते हैं हम लोग। सपोज दैट यू आर गिवन ए सर्कल, मान लीजिए कि आपको सर्कल एक दिया गया, तो आप क्या कीजिएगा, लेके भाग जाइएगा, है कि नहीं। गांव देहात में अगर किसी को कुछ दे दो बच्चा बुतरू को, तो लेके भाग जाएगा, कहेगा कि तो हमरा हो गया। लेकिन यह पूछ रहा है कि गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। तो इस सर्कल में जो है एक कंस्ट्रक्शन आपको देना है जिससे इसका सेंटर पता चल जाए। क्या पता चल जाए, सेंटर पता चल जाए। तो आप जो है पिछले वीडियो में पढ़े थे, देयर आर 1 and 1 सर्कल पासेस थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया रहेगा तो उससे एक होकर एक सर्कल गुजरती है। तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट याद कीजिए, आपका ए था, आपका बी था और आपका सी था, है ना। तो इसमें आप सेंटर कैसे ढूंढ लिए थे, क्या किए थे हम लोग, ए बी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाले थे। तो ए का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दिए और सी डी का भी बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दिए। तो इसके लिए हम जो दूसरे में स्टेप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ड्रॉ 2 कॉर्ड्स इन द सर्कल। सर्कल में हम सबसे पहला क्या काम करेंगे, 2 कॉर्ड्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक ना। अब दूसरा स्टेप में हमको क्या करना है भाई, दूसरे स्टेप में करेंगे कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ 2 कॉर्ड्स। दोनों कॉर्ड्स का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आर एस हो गया, ये पी क्यू हो गया, ठीक ना। अब आर एस और पी क्यू का जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही आपका सर्कल का सेंटर होगा। तो तीसरा नंबर में लिख देंगे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, है ना, विल बी द सेंटर ऑफ सर्कल का सेंटर हो जाएगा। क्लियर है। बस इसी तरह से दूसरा नंबर लिख दीजिए। क्लियर है। अब तीसरा नंबर में कहता है कि इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। सही बात है, 2 सर्कल जो है ना 2 पॉइंट पर, मतलब कि इस तरह का कंडीशन है। क्लियर है। फिर कहता है कि प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो इसके कॉमन कॉर्ड पर जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आप करेंगे देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इसका सेंटर लाइज करेगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको पहले आप चाहे तो लिख लें, इसको साफ करते हैं। अब तो इसके बाद जो है के बाद जो हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कहता है कि इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। तो सही बात है भाई, यहाँ पर इस चीज को हम तो जान रहे हैं कि 2 सर्कल जो है आपका 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये चीज तो समझ गए। फिर कहता है कि प्रूव दैट
their centers lies on the perpendicular bisector of the common chord। तो यहां पर समझिएगा, बड़ी ध्यान से समझिएगा कि अगर इस कॉमन, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन कॉर्ड हो गया। कॉमन कॉर्ड मान लेते हैं ए बी है आपका, तो ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर को पहले उठाइए। तो बाइसेक्टर कहने का मतलब ए बी के बीच वाला पॉइंट को हम लोग बाइसेक्टर कहते हैं। क्लियर है। अब इसका परपेंडिकुलर, तो यानी कि एक लाइन ऐसे निकला, ये परपेंडिकुलर बनाते हुए एक लाइन ऐसे निकला, दोनों लाइन चला, ये इधर बढ़ा, ये इधर बढ़ा, ये इधर बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। अब बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि कहता है कि ये जो लाइन है आपका, यह लाइन लाइज करता है इसके सेंटर पर। कहने का मतलब कि इस लाइन को जब दोनों साइड हम बढ़ाते चले गए तो यह इसके सेंटर से गुजर गया और यह जो है इसके सेंटर से गुजर गया। ये चीज हमको यहां पर प्रूव करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को जो है आपको दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है, और यह क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूं। प्रूव दैट, इस तरह से भी यह क्वेश्चन बनता है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड ऑफ the circle always passes through its center, है ना। तो यहां पर वही चीज हो गया। ये क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड, ये जो आपका सर्कल है, सर्कल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये ए बी हो गया आपका कॉर्ड, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम बढ़ाते गए और देखें कि भाई सेंटर इसी के रास्ते में मिल गया। तो इसीलिए कहता है कि यह जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी कॉर्ड का लेते हैं, ऑलवेज पासेस थ्रू इट्स सेंटर। अगर आप इसको प्रूफ कर लिए तो इसका जो प्रूफ है वही सेम प्रूफ इसका भी हो जाएगा। मैंने कई जगह ऐसे प्रॉब्लम को देखा है, इस प्रॉब्लम को देखा है कि प्रूफ यहां करने के लिए कह रहा है कि आप प्रूफ करके बताइए कि यह सेंटर से होकर गुजरती है, और यह जो है सेंटर से होकर गुजरती है, न जाने वहां क्या 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 प्रूफ कर दिया। तो खैर वो सब समस्या आपको यहाँ नहीं होगी। तो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस पर विचार करेंगे और उसके बाद जो है इस थ्योरम पर भी जाएंगे। तो इस थ्योरम को, इसी थ्योरम पर अगर जाया जाए तो इसको हम लोग को पार्ट वाइज उठाना है। पार्ट वाइज क्या उठाना है, तो पहले हम यह पहला सर्कल को उठा लेंगे, COR को ले लेंगे और फिर CO' को ले लेंगे। क्लियर है। तो इस सर्कल को लेकर और इसका जो कॉर्ड है आपका ए बी, हम जान ही रहे हैं ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है भाई, दिया गया है, और उसके बाद परपेंडिकुलर भी है, यह भी दिया गया है। तो पहले इसी पार्ट में हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि यह जो है सेंटर से होकर गुजरती है। क्लियर है। फिर अगला नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें प्रूफ कर लेंगे कि यह भी सेंटर से होकर गुजरती है। अब हम इसको जो है स्ट्रेट लाइन अगर दिखा देंगे तो हम कह सकते हैं कि यह जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपका सेंटर से सेंटर पर लाइज करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यह जो आप PM देख रहे हैं यह आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, जैसा कि इसने कहा है ना। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर कहने का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाइसेक्ट कर देता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपका PM। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट PM बी द perpendicular bisector of the common chord AB such that,
तो इस स्थिति में हमको क्या मिलता है कि एंगल ए पी एम जो है भाई 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है, तो हमको ए पी जो है यह पी बी के बराबर मिल जाएगा। तो ये दो रिजल्ट हमको मिलता है। हम लोग यहाँ तक समझ गए कि यह जो आपका पी एम है परपेंडिकुलर भी है, तो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसको बाइसेक्ट भी करना है। अब यहाँ पर दिखाना है कि यह जो परपेंडिकुलर है आपका सेंटर से होकर ही गुजरा है। तो हम इसको लिखेंगे कि टू प्रूव दैट पी एम जो है पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर ऑफ द सर्कल सेंटर से होकर गुजरती है। तो इसके लिए हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि इफ पॉसिबल, अगर ऐसा संभव हो, तो लेट पी एम जो है डज नॉट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका मतलब हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, जब यह इसका मतलब हो गया कि सेंटर से होकर कोई दूसरा लाइन गुजर रहा है, तो कोई दूसरा लाइन जो है ना, यही दूसरा लाइन है मान लीजिए, तो इस दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ज्वाइन ओपी, ओपी को हम लोग ज्वाइन कर दिए। यहाँ ओ जो है ओरिजिनल में इसका सेंटर है, तो जब ये ओ ओरिजिनल में सेंटर है तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं थ्योरम 10.4 को, है ना। तो 10.4 थ्योरम में क्या कहता है, इसको देखिए। तो जैसा कि देख रहे हैं कि थ्योरम 10.4 कहता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये तो हम सेंटर यहाँ है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ किए सेंटर ऑफ द सर्कल से। ये थ्योरम 10.4 कहता है कि सेंटर ऑफ सर्कल से लाइन ड्रॉ किए। कैसे ड्रॉ किए, टू बाइसेक्ट द कॉर्ड। अच्छा, तो यहाँ से ड्रॉ किए ना, तो यह इसको जो है बाइसेक्ट कर दिया। इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड पर, इसका मतलब कि ए पी ओ जो है, एंगल ए पी ओ जो है, और यह बी पी ओ जो है, एंगल बी पी ओ जो है, यह दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। किसके हिसाब से, यह 10.4 के हिसाब से। क्लियर है, इसका मतलब हुआ कि यह ओ पी जो है परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, लेकिन यहाँ पर पी एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, यह थ्योरम ऑलरेडी कह रहा है। क्लियर है, जिसके चलते हमको एंगल ए पी एम जो है 90 डिग्री मिला। और इसके हिसाब से अगर ये सेंटर ओरिजिनल में है कि ना, सेंटर ओरिजिनल में ये है और यह पी एम पर नहीं है, तो इस सेंटर के हिसाब से 10.4 कहता है कि ए पी ओ बराबर 90 डिग्री होगा, और ये कहता है कि ए पी एम बराबर 90 डिग्री होगा। तो थोड़ा देर के लिए दोनों का बात मानते हैं। तो ये कह रहा है कि फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट माने हुए हैं और यह सेकेंड माने हुए हैं, यानी कि यह कह रहा है कि ए पी ओ है ना, एंगल ए पी ओ भी 90 डिग्री है और ए पी एम भी 90 डिग्री है, एंगल ए पी एम भी आपका 90 डिग्री है। क्लियर है, अब देखिए कि ए पी एम फिगर में देखिए, ए पी एम भी 90 डिग्री का है और ए पी ओ भी 90 डिग्री का है। तो यह क्या कभी संभव है कि एक लाइन पर किसी एक ही पॉइंट से होकर दो लाइन खींचे और दोनों लाइन जो है 90 डिग्री का हो जाए? तो ऐसा तो अभी हो नहीं सकता है। कोई एक लाइन ही 90 डिग्री का होगा, या तो दोनों लाइन एक ही जगह पे चले आए, तब हम कह सकते हैं कि भाई 90 डिग्री का होगा। क्लियर है, तो इसलिए यहां पर हमको ये बात समझ में आती है कि यह पीएम, यह जो आपका पीएम है और पीओ है, दोनों एक ही लाइन है। क्या है? दोनों एक ही लाइन है।
तो अब यहां जब यह दोनों आपका एंगल सेम ही हो गया, ये दोनों एंगल क्या है भाई, दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री है, तो यह तभी संभव है, कब संभव है, कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन PO एंड PM रिप्रेजेंट द सेम लाइन। PO और PM जो है जब सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तभी यह संभव हो सकता है। इसलिए हमारा जो सपोजिशन था वह क्या हो गया भाई, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। हमने जो माना कि PM जो है वो सेंटर से होकर नहीं गुजरता है, तो ये जो माना हमने ये गलत हो गया। अब जब गलत हो गया तो इसका मतलब साबित हो गया कि PM जो है पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल O से गुजरती हैं। इसी तरह से हम लोग इस पार्ट के लिए भी CO' के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि इधर से चलने वाला जो लाइन है आपका ये PN है, PN को हमको प्रूव करके दिखा देना है कि यह भी आपका सेंटर से होकर गुजरती है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं सिमिलरली PN पासेस थ्रू द सेंटर O'। उसी तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल आता है, देखिए ये कहाँ परपेंडिकुलर है, ये भी कहाँ परपेंडिकुलर है, तो यह भी 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है। तो लीनियर पेयर से यानी कि एंगल APM प्लस एंगल APN जो है आपका 180 हो जाएगा। 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। तो यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या कहता है कि यह जो है लाइन आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तब अब यहाँ यह भी प्रूफ हो गया कि यह स्ट्रेट लाइन है और यह सेंटर से गुजर रही है, यह भी सेंटर से गुजर रही है। तो अंतिम में जो हमारा थ्योरम कहता है उसको हम लोग लिख देंगे। तो इसको इसी तरह लिख देना है कि हेंस द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह थ्योरम समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी लाइटिंग का भी प्रॉब्लम है, ओके। हमें लग रहा है कि बोर्ड तो पर जो लिखा हुआ है वो आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।